कल हम लोग सिंधु सभ्यता के संदर्भ में बात कर रहे थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता जिसको कि विभिन्न नामों से जाना जाता है, इसको हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ट्रांसयूबियन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और एक और नाम है जिससे हम इसको जान सकते हैं तो सिंधु सरस्वती। इसके अलावा इतिहास का जो हमारा विभाजन हुआ है, ठीक है, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, तो ये जो सिंधु सभ्यता का ये जो कालक्रम है इसको हम आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। तो इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जा सकता है? क्योंकि एक ऐसा मानव का काल है जहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, सैंधो-लिपि प्राप्त होती है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बात की कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो शुरुआत में 1826 में चार्ल्स मैसन को कुछ जानकारी हुई, फिर विलियम बर्टन को पता चला, उसके बाद अलेक्जेंडर करिंगम भी यहाँ की यात्राएं कर चुके थे। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज के साथ इस सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो नामक पुरास्थल की खोज रेखादास बनर्जी के माध्यम से वहाँ पर उसका उत्खनन होता है और तब ये एक विशाल सभ्यता की जानकारी हमें होती है। कल हम लोगों ने उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में भी बात की थी कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के दो एक विचारधाराएं मानी जाती है, एक विदेशी उत्पत्ति की और एक स्वदेशी उत्पत्ति। ठीक है, विदेशी उत्पत्ति के अंतर्गत यूनान, रोम, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता को यहाँ पर उत्पत्ति का कारण माना जाता था। मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, ठीक है, D.H. गार्डन, ऐसे कुछ इतिहासकार थे जो इस बात को मानते थे कि ये जो सिंधु सभ्यता है ये सभ्यता मिस्र या मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। वही स्टुअर्ट पिकेट, ऑल्चिन, रफीक मुगल, ठीक है, अहमद हसन दानी जैसे कुछ इतिहासकार थे, वो इस बात को मानते थे कि ये जो सभ्यता है वो स्थानीय जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी उनके माध्यम से सभ्यता निकल करके आती है। कल हम लोगों ने ये बात भी की थी कि रफीक मुगल ने जो प्राक सैंधो संस्कृतियाँ थी, प्राक सैंधो का मतलब उससे पहले की, अर्थात कुल्ली, क्वेटा, आमरीनाल, जॉब, जो पाकिस्तान के आसपास की संस्कृतियाँ थी, ओडीजी, भारत में भी कालीबंगा, ठीक है, बालाथल, इन इलाकों में कुछ ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, तो उनको माना कि ये प्राक सैंधव ना होकर के, क्योंकि इनमें सैंधव के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसको एक नाम दिया प्रारंभिक सैंधव। ठीक है, तो इसके 4 डिवीजन हमको पढ़ने को मिलते हैं: प्राक सैंधव, प्रारंभिक सैंधव, विकसित सैंधव और अंततः अंत सैंधव, जहाँ से सभ्यता पतन की ओर चली जाती है और समाप्त हो जाती है। इसके अलावा इसको और भी कई नामों से या कई चरणों में हम पढ़ते हैं। A.M. कौशल नामक एक इतिहासकार रहे हैं, कौशल कहीं भी लिखा होगा, ठीक है, ये एक अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट है और इन्होंने बताया था कि ये जो सिंधु सभ्यता है इसके कई चरण है और इन्होंने चरणों में बताने के पीछे का कारण शहरीकरण को रखा था। ठीक है, शहरीकरण या कोई भी गांव शहर जब बन रहा होता है तो उस प्रक्रिया का उन्होंने अध्ययन किया था। उसके आधार पर उन्होंने 3 टर्मिनोलॉजी दी। पहले बोला प्री अर्बन, ठीक है, फिर अर्बनाइजेशन, और फिर जो है पोस्ट अर्बनाइजेशन। अर्थात शहरीकरण के पूर्व की स्थिति, फिर अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, और फिर पोस्ट अर्बनाइजेशन जहाँ पर शहरीकरण समाप्त हो रहा। तो उन्होंने जो गांव से शहर बनने की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने देखा और कहा कि पहले गांव से शहर बन रहे थे जिसको हम प्री अर्बनाइजेशन का पीरियड कहते हैं, प्री अर्बन पीरियड कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शहरीकरण हो गया जिसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं।
और फिर बाद में पोस्ट अर्बनाइजेशन, जहाँ पर शहर धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं उन्होंने शहर के आधार पर बताई कि किस तरीके से गांव से शहर बन रहा था और फिर शहर टूट करके पुनः अपनी मूल अवस्था में गांव की तरफ वापस लौटा। अब एक और प्रश्न यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साथ आता है कि क्या सिर्फ शहर ही थे, क्या सिर्फ शहर ही थे या शहरों का अस्तित्व अकेला हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बिना गांव के शहर नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि गांव एक ऐसी स्थान है जहां पर उत्पादन की शक्ति है, प्रोडक्शन पावर गांव के पास में, ठीक है। और शहर जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। शहरों में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन नहीं होता, और इसीलिए शहरों की जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट इकोनॉमी है, वो किसी न किसी पर डिपेंड करती है। और गांव की जो इकोनॉमी है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना काल में देखा था कि शहर जो है वो परेशान थे ज़्यादा, शहर वाले लोग, क्योंकि चीज़ें रुक चुकी थी, सामान आना बंद हो चुका था, ठीक है, क्योंकि उत्पादन वहाँ हो नहीं रहा था। और गांव के लोग ज़्यादा मस्त थे, उसकी वजह ये थी क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन था, ठीक है, उत्पादन की शक्ति उनके पास थी। वो जो भी चीज़ें खाने पीने की है वो उत्पादित कर रहे थे। घरों में सब्जियां हो रही है, अनाज हो रहा है, वो हमारे जीवन के लिए मकबूल है, ठीक है, हमारी बेसिक जो नीड है वो वहाँ से पूरी हो रही है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में लोगों के पास उत्पादन की जगह नहीं है। अगर ये जो सब्जियां और जो अनाज है वो आना बंद हो जाए शहरों में, तो लोग धीरे धीरे परेशान हो जाएंगे और शहर छोड़ के जाने लगेंगे, ठीक है। आप इसी तरीके से विश्व के विभिन्न शहरों को देखें, जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं धीरे धीरे खत्म होती गई, लोग वहाँ से माइग्रेट होते चले गए, उन इलाकों को उन्होंने छोड़ दिया। जैसे इस समय चेन्नई के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, वाटर की, पानी की। वहाँ पे साफ पानी की बहुत कमी होती जा रही है, ठीक है। समुद्र जल तो पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि समुद्र के किनारे है, लेकिन समुद्र के जल को प्योरीफाई करके उसको पीने योग्य बनाने की अभी टेक्निक हमारे पास नहीं आ पाई। इजराइल में है, सऊदी अरेबिया में है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है, और वो बहुत कॉस्टली भी। तो इसलिए धीरे धीरे जल का वहाँ पर प्रबंधन कम होता जा रहा है, और हो सकता है इन फ्यूचर कभी वहाँ से भी लोग माइग्रेट कर जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शहर बसे और तबाह भी हो गए, क्योंकि शहरों के पास उत्पादन की शक्ति नहीं थी। तो यहाँ पर सैंडो सभ्यता में भी जो शहर हमें दिखाई पड़ते हैं, वो शहर इसलिए शहर है क्योंकि उनके आसपास गांव थे, ठीक है, जहाँ से उत्पादित वस्तुओं को शहरी बाजार में भेजा जा रहा था, और वहाँ से फिर वो बाजार आंतरिक और बाह्य व्यापार के तौर पर बाहर जा रहा था, और एक मार्केट बना हुआ था, ट्रेड सेंटर बना हुआ था। अगर यही व्यापारिक गतिविधियाँ रुक जाती है तो धीरे धीरे शहर भी खत्म होने लगते हैं, जैसा कि हम लोग आगे पतन के दौर में पढ़ेंगे। क्योंकि सैंडो सभ्यता के शहरों का जिस तरीके से विकास हुआ था, अंततः बाद में उसी तरीके से उसका विघटन भी हुआ, धीरे धीरे वो पतन की तरफ चले गए और समाप्ति हो गई उन शहरों की, ठीक है। तो गांव जो थे वो मदद कर रहे थे इस शहरी व्यवस्था को बनाए रखने की। अब सैंडो सभ्यता के जो शहर थे वो हर जगह एक जैसे नहीं थे, ठीक है, कहीं छोटे शहर थे, मिडिल जो सामान्य एक टाउन व्यवस्था उसके जैसे भी शहर थे, और बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर भी थे। जैसे आज अपने आप ही ABCD 4 कैटेगरी के शहर है, ठीक है। एक छोटे स्तर वाले शहर, कस्बा, उसके बाद एक बड़े स्तर का शहर, उसके बाद और बड़ा, फिर बाद में और बड़े, ठीक है। जैसे कि आप नगर निगम, जिला पंचायत, जिला परिषद, इस तरीके से देखते हैं। पहले जिला परिषद होता है, छोटा टाउन एरिया, फिर जिला पंचायत वाला एरिया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो है नगर निगम वाला एरिया, और एक फिर महानगर निगम वाला एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे कि आपका कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब मेट्रोपॉलिटन, कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर वाली है। उसके अलावा कानपुर, प्रयागराज, ये सब छोटे, उससे छोटे, उसके अलावा और भी छोटे छोटे शहर हैं, फिर सबसे छोटे वाले टाउन एरियाज। तो इस तरीके से सैंडो सभ्यता में भी हमको छोटे से लेकर के बड़े तक शहर दिखाई पड़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज का लुक देते हैं, उस जैसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक मात्रा में थी और बसावट भी बड़े बड़े क्षेत्र में था। और इसीलिए स्टुअर्ट ब्रिगेड जो है सैंडो सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियों के तौर पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों ही शहर हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, ट्विंस कैपिटल सिटीज थी, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा बसावट, सबसे बड़ा एक पूरा स्थल हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो लोथल, धौलावीरा, इस समय राखीगढ़ी एक बहुत बड़ा पूरा स्थल है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे बड़ा पूरा स्थल, कालीबंगा,
ये कुछ ऐसे बड़े पुरास्थल हैं जो कि हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का लुक देते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे वाले भी हैं, रंगपुर है, देसलपुर है, रोपड़ है, ये सब कुछ छोटे सिटी है। इसके अलावा ग्रामीण वाली भी है, बालाथल है, ये थोड़ा सा ग्रामीण लुक भी देता है आपको, टाउन एरिया है लेकिन ग्रामीण वाला है। तो कई स्टेटस की यहाँ पर पुरास्थल हमें मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम अब इनकी विशेषताओं पे चर्चा करें कि सैंधव सभ्यता की विशेषता क्या क्या रही है, तो जो सबसे प्रमुख विशेषता रही है वो इनका नगर निवेश, नगरों के बनाने की जो स्थिति है वो इनकी सबसे पहली विशेषता हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसी को हम नियोजित नगरीकरण कह सकते हैं, क्योंकि नगरों को एक सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पर तैयार किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी घर बना दिए गए। इन नगरों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये नगर जो है ये सुयोजित तरीके से बनाए गए हो, जैसा कि आज की जो प्लांट सिटीज है वो उस तरीके का। ठीक है, भारत की सबसे पहली प्लांट सिटी कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ सबसे पहली प्लांट सिटी है जिसको प्लानिंग के थ्रू डेवलप किया गया था। तो इन नगरों को देख करके ऐसा लगता है कि इन नगरों को भी प्लान करके बसाया गया था, क्योंकि ज्यादातर जो घर है वो एक सीधी रेखा पर बने हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा पर बने हुए दिखाई पड़ते हैं। मकान जो है उनकी जो दरवाजे और खिड़कियां है वो गली की तरफ दिखाई पड़ती है, मेन रोड है, वहां से गलियां हैं। तो इस तरीके का एक सुयोजित स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके पहले शहरों की बसावट की अगर हम बात करें तो इस बसावट में जो शहर है वो दो भागों में मुख्यतः बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर मान लिया जाए कि यह शहर का भाग है तो शहर दो भागों में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं, एक ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, और वेस्टर्न पार्ट। ठीक, ईस्टर्न पार्ट जो है जिसको हम पूर्वी टीला कहते हैं या निचला भाग भी कहते हैं, इसको हम पश्चिमी भाग या कैथेड्रल या दुर्ग एरिया भी कहते हैं। यहाँ पर सामान्य जनता रह रही थी और इस वाले पार्ट पे थोड़ा सा ऊंचा भाग था, उसको उच्च भाग भी कहा जाता है। इसको हम उच्च भाग भी कह सकते हैं। तो ईस्टर्न में पूर्वी टीला है, निचला भाग है, यहाँ पे सामान्य जनता जो आम लोग हैं उनके घर मकान यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आवासीय क्षेत्र है ये। इसके अलावा वेस्टर्न जो पश्चिमी भाग है ये ऊंचा भाग है, थोड़ी सी ऊंचाई में बना हुआ है। यहाँ पर दुर्ग के जैसा एक संरचना दिखाई पड़ती है और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कुछ विशेष वर्ग के लोग रहते रहे होंगे, जैसे कि पुरोहित, प्रशासक वर्ग से जुड़े हुए लोग, इनका घर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बड़े रेजिडेंशियल मकान, बड़े बड़े मकान यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंधु के नगरों में एक और चीज दिखाई पड़ती है, वो है फोर्टिफिकेशन वॉल। ठीक है, सुरक्षा प्राचीर। सुरक्षा प्राचीर दिखाई पड़ती है, लेकिन सभी शहरों में ऐसा नहीं। कुछ शहरों में सुरक्षा प्राचीर नहीं भी। ठीक है, और कुछ शहरों में हमको ये दोनों एरियाज भी नहीं दिखाई पड़ते, एक साथ ही पूरा मिला हुआ मिलता है। लेकिन एक और ऐसा पूरा स्थल है जहां पर हमें 3 एरियाज मिलते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा में हमें 3 एरियाज मिलते हैं। ठीक है, एक को हमने मिडिल, एक को लोअर टाउन, एक को मिडिल टाउन और एक को अपर टाउन कहा है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां पर हमें 3 क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं। लोअर मतलब निचला सदन, निचला क्षेत्र, मिडिल मतलब मध्य क्षेत्र और उच्च मतलब अपर टाउन एरिया। ऐसे 3 क्षेत्र हमें धौलावीरा में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं सुरक्षा प्राचीर है, कहीं नहीं है, कहीं पर 2-2 क्षेत्र मिल रहे हैं, कहीं पर एक साथ पूरा हमको दिख रहा है स्ट्रक्चर, और कहीं कहीं पर अपर, मिडिल और लोअर टाउन जो कि धौलावीरा से मिला है। ऐसे हमें नगरीय व्यवस्था सिंधु में दिखाई पड़ी।
ठीक है। अब इसी नगरीय व्यवस्था में अगर हम बात करें आवास, सड़कें और नालियों की, जो कि इन नगरों की खासियत है, ठीक है। तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई दिखाई पड़ती है। मकान ठीक है, इन खानों को मकान समझ लीजिएगा। को एग्जाम में बनाना पड़ेगा सर। भैया मेकअप ना है ग्राफ में। मकान जो है वो एक सीधी रेखा पे बने हुए दिखाई पड़ते हैं। रोडें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई दिखाई पड़ती है। मुख्य जो मार्ग है वो 9 से 12 मीटर तक चौड़े हैं और जो गलियां है वो 3 मीटर तक की चौड़ी दिखाई पड़ती है। और इन गलियों में जो खिड़की और दरवाजे, मतलब मकान है, उनके खिड़की और दरवाजे मुख्य मार्ग पर ना खुल करके गली और दरवाजों की तरफ खुलते थे, जिससे कि ये पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि इनको सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान था, ताकि सीधे प्राइवेसी की जगह सीधे मकानों में धूल और मिट्टी ना जाए, क्योंकि सड़कों डामर की सड़क नहीं होती। ये जो सड़क थी ये कच्ची हुआ करती थी और अगर ये दरवाजे मुख्य द्वार की तरफ खुलते तो सीधे धूल और मिट्टी घर में प्रवेश करती। इसलिए इन्होंने अपने खिड़की और दरवाजों को मुख्य रास्ते पे ना बना करके गली की तरफ खोलना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था ये अपना रखना चाहते थे घर के अंदर। इसके अलावा इन्हीं मुख्य मार्गों में हमको नालियां भी दिखाई पड़ती है। ड्रेनेज पूरा बना हुआ है। गली घरों से नालियां मुख्य नालियों, मतलब गली वाली नालियों में निकलती थी, उसके बाद मुख्य जो रोड बनी हुई है उसमें भी नाली थी, वहां पर जाकर के जुड़ जाता है। पूरा सीवरेज सिस्टम हमको वहां पर दिखाई पड़ता है। जैसे आज के समय में तैयार किया जा रहा है सीवरेज सिस्टम, वैसा कुछ हमें दिखाई पड़ता है। हड़प्पा से कई जगह से हमें नालियों के नीचे जो है घड़े वगैरह मिले। घड़े वगैरह वो रखते थे जिसपे कि पानी भरता था, उसको वो बाद में सफाई करते थे। साथ साथ ये जो मुख्य मार्ग है इनके आसपास हमें चबूतरे भी दिखाई पड़ते हैं, जिससे ये है कि यहाँ पर कभी मार्केट वगैरह भी इन चबूतरों के ऊपर रखी जाती रही हो, ठीक है। तो एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नगर के तौर पर हमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर हम घरों की बात करें तो घर मुख्यतः एक मंजिला और बहुमंजिला भी हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एक मंजिला है, लेकिन कहीं कहीं पे हमको बहुमंजिलीय इमारत भी दिखाई पड़ती है। घरों में 4 कमरे और आंगन का पूरा एरिया, ठीक है। घर के अंदर ही शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था, स्नानाघर की व्यवस्था की जाती थी। रसोई होती थी, फर्श को बाकायदा पत्थर से कूट करके तैयार किया जा रहा था। और ये जो सारे मकान बनाए जा रहे थे, ये ज़्यादातर मकान ईंटों के बने हुए, वो भी पक्की ईंटों के बने हुए मकान दिखाई पड़ते हैं। और कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ईंटों का अनुपात क्या था, तो 1:2:4 के अनुपात में ये ईंटें उनका संरचना हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। 1:2:4 के अनुपात में ये ईंटें थी, जिनको पका करके ये लोग मकानों का निर्माण कर रहे थे। मकान में 4 कमरे, बीच में आंगन और वहीं से जुड़े हुए रसोई घर और स्नानागार की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था घर के अंदर हमें दिखाई पड़ती है। और कुछ ऐसे समृद्ध मकान भी है जिनके अंदर कुएं वगैरह भी प्राप्त हुए, ठीक है। कुछ ऐसे बड़े मकान हैं जिनके अंदर कुएं भी बनाए हुए दिखाई पड़ते हैं। फर्श वगैरह बाकायदा पत्थर से कूट करके तैयार की जाती है, ठीक है। और सड़कों के बारे में हम लोगों ने बात किया कि सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई दिखाई पड़ती, ठीक है। नालियां भी कहीं पक्की नालियां मिली है, कहीं कहीं पे कच्ची नालियां भी मिली है। जैसे कि कालीबंगा से हमें लकड़ी की एक नाली प्राप्त हुई है, लकड़ी लगी हुई नाली हमें प्राप्त हुई है। ज़्यादातर स्थानों पे कच्ची पक्की नालियां हमें प्राप्त होती है, जिससे ड्रेनेज निकलती है, ठीक है। इसके अलावा ड्रेनेज मतलब नालियां जिससे कि पानी जा रहा है, पानी निकल रहा है। तो कुछ और प्रमुख स्मारक भी हमें मिले हैं हड़प्पा से,
ठीक है। प्रमुख स्मारकों की हम बात करें तो हड़प्पा से एक बड़ा अन्नागार और भंडारागार प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके अलावा वहां से एक बड़ा ऑडिटोरियम मतलब एक ऐसा भवन भी, सभा भवन प्राप्त हुआ है जहां पर मीटिंग वगैरह होती रही होगी। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से भी सभा भवन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा स्नानागार, जिसको हम द ग्रेट बाथ कह के पुकारते हैं, एक बड़ा स्नानागार वहां से हमें प्राप्त हुआ है। और उस स्नानागार से कई कमरे अटैच हैं, मतलब एक बड़ा सा कुंड है, उसके पास से कई कमरे अटैच हैं, जिसके संदर्भ में कहा गया है कि ये धार्मिक उत्सवों के समय में इसका प्रयोग किया जाता था। और इस स्नानागार में सिंधु के पवित्र नदी का जल डाला जाता था। सिंधु को बड़ा पवित्र नदी के तौर पर वो मानते थे। इसके अलावा लोथल से एक बड़ा गोदीबाड़ा डॉकयार्ड बंदरगाह प्राप्त हुआ है, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये जो है व्यापारिक गतिविधियों का एक बड़ा प्रमुख केंद्र था। यहाँ से विदेशी व्यापार होते थे। दिलमुन, मगन, ठीक है, बहरीन का जो इलाका है, सऊदी अरेबिया का इलाका है, इराक का मेसोपोटामिया का जो इलाका है, मिस्र का इलाका है, वहाँ तक व्यापारिक गतिविधियाँ मतलब सिंधु नदी से दिखाई पड़ती है, ठीक है। और लोथल उसके लिए एक बड़ा प्रमुख केंद्र था, जहाँ से बड़े बड़े समुद्री जहाज इन क्षेत्रों की तरफ जाते थे और व्यापारिक गतिविधियां होती थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी स्मारक हमें मिलती है, वो है धौलावीरा से। धौलावीरा से हमें एक वाटर टैंक मिला है, ठीक है, वाटर टैंक मिला है। पानी को संग्रहित करने का एक बड़ा हमें एक बड़ी संरचना मिली है और उसपे बड़ी बड़ी नालियां हमें प्राप्त हुई है। 7-7 फीट की नालियां, गहरी नालियां हमें मिली है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो सारे गहरी नालियों का पानी एक बड़े वाटर टैंक में जा रहा था। उसकी वजह थी क्लाउड बस्टिंग, ठीक है। धौलावीरा एक ऐसी जगह पे है, कच्छ के रन में है, ठीक है। और धौलावीरा एक ऐसा पूरा स्थल भी रहा है जो लंबे समय तक समुद्र में डूबा रहा है। अभी कुछ साल पहले ही वो बाहर आया, ठीक है। तो धौलावीरा कच्छ के एरिया में है और वहाँ पे अक्सर बादल फट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बादल बनने की जो प्रक्रिया है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया समुद्री क्षेत्रों में होती है। समुद्र में ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वही बादल बनते हैं। तो उसी दौरान कभी कभी बादल फट जाते थे और ये जो इलाका है यहाँ पर शुद्ध पेयजल की कमी दिखाई पड़ती, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दलदली एरिया भी है और बीच का एक इलाका है, वहाँ पर अंदर वो पूरा स्थल स्थित है और वहाँ पे पेयजल की कमी दिखाई पड़ती है, शुद्ध पेयजल की। तो वहाँ पे जो क्लाउड बस्टिंग होती थी, बादल फटता था, इसीलिए बड़ी बड़ी गहरी नालियाँ हमें मिली है, जिससे वो सारा पानी वाटर टैंक में जाता था। और उस वाटर टैंक में प्यूरीफायर हमें मिला है, हमें रीठा वगैरह वहाँ से मिली है जो कि जल को प्यूरीफाई करती है, ठीक है। वो समुद्री जल को और बारिश वाला जो जल है, बादल का जो पानी आता था और जो घरों से भी पानी निकलता था, उसको प्यूरीफाई करके उसको यूज़ करते, ठीक है। तो ऐसा एक बड़ा वाटर टैंक हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाँ, उसको भी प्यूरीफाई करके जानवरों को पिलाने और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता रहा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि सतरीठा के बहुत सारे वहाँ पर उस पूरे वाटर टैंक पे हमें दिखाई पड़ा और उसको ड्रेनेज के साथ जोड़ा गया, ठीक है। जो भी घर से पानी निकलता था उसको ड्रेनेज के साथ जोड़ दिया गया था, जो कि वाटर टैंक में जाता था और वहाँ से प्यूरीफाई करके फिर उसका यूज़ बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नगर निवेश के संदर्भ में एक जानकारी हमें सिंधु सभ्यता से मिल सकती है, जिनको आप कई टॉपिक्स में लिख सकते हैं, जैसे कि नगर निवेश के अंदर आवासीय भवन, उसके अलावा सड़कें, नालियां और प्रमुख स्मारक। ये आपका नगर निवेश के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो उसकी राजनीतिक विशेषता को हम देख लें। पहले कला वाला पार्ट देख लें, क्योंकि कला भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, ठीक है। इसके बाद अगर अगली विशेषता हम रख सकते हैं तो वो है कला। अब कला यहाँ पर मुख्यतः हमें जो कला की जानकारी होती है वो यहाँ पर प्राप्त हो रही मूर्तियों के आधार पर होती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ से हमें मिली है, ठीक है। 3 धातुओं पर, मतलब 3 पदार्थों पर बनी हुई मूर्तियाँ यहाँ हमें मिलती है। एक है प्रस्तर पे,
धातु पर और मृण मूर्तियां। ये 3 पदार्थों पे बनी हुई मूर्तियां हमें मिल रही है। प्रस्तर मतलब पत्थर पे बनी हुई, धातु मतलब कांसे और तांबे पर बनी हुई, और मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी पर। 3 पदार्थों पे बनी हुई मूर्तियां हमें इस सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुई। प्रस्तर पे बनी हुई एक मूर्ति जो कि एक हड़प्पा से हमें मिली है, एक प्रीस्ट की मूर्ति, ठीक है, जिसमें एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है, उसके कंधे पर एक शॉल है, ठीक है। वैसी एक मूर्ति हमें मिलती है जो कि बड़ी फेमस मूर्ति कहलाती है, और उसको कोई मुखिया या कोई सरदार के संदर्भ में उसके बारे में जानकारी होती है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति था, ठीक है, और कंधे पे शॉल लिए हुए वो मूर्ति हमें प्राप्त हुई। इसके अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध डांसिंग वोमेन की एक मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति कांसे की बनी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी मदर गॉडेस, ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमाएं हमें मृण मूर्तियों के तौर पर मिट्टी की बनी हुई, उर्वरता की देवी, सृजनता की देवी, और बहुत सारी ऐसी मृण मूर्तियां, आभूषण पहने हुए महिलाएं, सौंदर्य का प्रयोग करती हुई महिलाएं, ऐसे बहुत सारे अंकन हमें इस सैंधव सभ्यता से मृण मूर्तियों के तौर पर दिखाई पड़ते, ठीक है। अब यही वजह है कि सैंधव सभ्यता को हम मात्र सत्तात्मक सत्ता वाला एक सभ्यता मानते हैं, ठीक है। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में कहा जाता है कि ये मात्र सत्तात्मक सत्ता यहाँ पर थी। किसके बेसिस पे? मूर्तियों की, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ये मृण मूर्तियां मिल रही थी, जिनके आधार पर हम ये कहना शुरू करते हैं या कहते हैं कि यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियों का अंकन बहुत ज्यादा है। मूर्तियों में ज्यादातर जो परसेंटेज है वो महिलाओं की मूर्तियों का है। इस वजह से हो सकता है ये जो सोसाइटी रही हो ये मात्र सत्तात्मक रही हो, मात्र पक्ष को ज्यादा प्रधानता दी जाती रही हो, इस वजह से यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियां मिल रही, ठीक है। अब मृण मूर्तियों में भी महिलाओं से संबंधित मूर्तियां, खिलौने, ठीक है, उसके अलावा और भी चीजें जुड़ी हुई, पक्षियों की मृण मूर्तियां, जानवरों की, वृषभ की मृण मूर्तियां, ठीक है, विभिन्न पक्षियों को भी यहाँ पर मृण मूर्तियों के तौर पे बनाया गया। अब मृण मूर्तियों को भी 2 प्रकार है, ठीक है, 2 प्रकार की मृण मूर्तियां है। एक तो साधारण वाली, साधारण मिट्टी से बनी हुई, और दूसरा टेराकोटा, दूसरी है टेराकोटा, उसको टेराकोटा कहा जाता है। अब टेराकोटा क्या है इसको समझिए। टेराकोटा आर्ट या टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो बेसिकली ऐसी मूर्तियां हैं जिनको अच्छी तरीके से गूंथ करके चिकनी मिट्टी के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे कि आटा और मैदा, ठीक है। आटा आप गूंथते हैं तो थोड़ा सा रुक्ष होता है ना, ठीक है, उसको आप अच्छी तरीके से छानते नहीं है, और अच्छी तरीके से अगर छान लेंगे तो एकदम चिकना महीन हो जाएगा, ठीक है। और मैदा आप देखिए, मैदा कैसा भी गूंथ लीजिए एकदम चिकना रहेगा। तो बेसिकली ये जो टेराकोटा वाले मूर्तियां हैं, इनको चिकनी मिट्टी को अच्छी तरीके से छान लिया जाता था, महीन से महीन कण भी हटा दिया जाता था, और अच्छी तरीके से गूंथा जाता था ताकि कोई भी रुक्ष कण उसमें पड़ा ना रहे, ठीक है, कोई भी कोर्स मटेरियल उसमें ना हो। अच्छी तरीके से गूंथ लिया जाता था, चिकना बना लिया जाता था, और उसके बाद फिर उसको बनाते थे उपकरण, मतलब जो भी आकृति बनानी हो वो बनाने के बाद उसको सुखा लिया जाता था। सुखाने के बाद उसमें पेंट किया जाता था, और फिर फायरिंग वगैरह करके उसको जो है वो पका लेते थे, जिससे कि जो मृण मूर्तियां हैं वो बहुत चिकनी हो जाती, एकदम फाइन चिकनी हुई। जैसे कि आज बहुत सारे बर्तन आपको मिल रहे होंगे मार्केट में, चीनी मिट्टी वाले बर्तन भी आप देखिए एकदम फाइन टेक्सचर के होते हैं, तो कुछ उस तरीके का लुक इन टेराकोटास का दिखाई पड़ता है। बाकी जो मूर्तियां हैं वो थोड़ा सा रुक्ष दिखाई पड़ती है, क्योंकि मिट्टी को इतनी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया जाता, ठीक है। तो टेराकोटा एक स्पेशल टाइप की मिट्टी से तैयार किया जा रहा था। खासकर ये जो मुल्तान वाला एरिया है, मुल्तानी मिट्टी आप लोग रास्ते लगाते भी होंगे, तो वो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग जो है टेराकोटास में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वो फाइन मिट्टी थी, ठीक है, बहुत अच्छी मिट्टी थी, और उसको ज़्यादा फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो ऐसी चिकनी
जो मूर्तियाँ हैं उनको हम टेराकोटा कहते हैं और वो यहाँ पर तैयार की जाती है। ठीक है, तो कला के ये चीज़ें मिलती है। इसके अलावा लिपि हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है, जिसको हम सैंडो लिपि के नाम से जानते हैं और अभी तक 537 अक्षर उसमें प्राप्त हो चुके हैं। 537 537 अक्षर उस पर मिल चुके हैं और इसको हम सैंडो लिपि के नाम से जानते हैं। और सांकेतिक अक्षर है, इसमें संकेत दिया हुआ है, ठीक है, संकेत सूचक जो अक्षर है वो बने हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये जो लिपि है ये दाएं से बाईं तरफ लिखी जाती है, जबकि ज़्यादातर बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। इसको पढ़ने का प्रयास किया गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अहमद हसन दानी ने इसको पढ़ने की कोशिश की, रफ़ीक मुगल ने पढ़ने की कोशिश की, वर्तमान में अशोक परकोला नामक एक व्यक्ति है जो कि इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इस लिपि के बारे में एक और चीज़ है जो वर्तमान में चल रही है, वो ये कि गोंड नामक एक ट्राइब है, जनजाति है, जो इस बात का क्लेम कर रही है कि उनकी जो गोंडी लिपि है वो सैंडो लिपि से समानता रखती है। और यही वजह है कि इसको ये कहा जाता है, गोंड लोग ये कह रहे हैं कि हम सैंडो के ही लोग हैं। सैंडो सभ्यता के विघटन के पश्चात हम सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में आके बस गए थे और गोंड जो जाति है वो भारत के मध्य क्षेत्र में रहती है ज़्यादातर। ठीक है, तो वो क्लेम कर रही है कि हम सैंडो सभ्यता के ही लोग हैं। सैंडो सभ्यता के विघटन के पश्चात हम इस क्षेत्र में आ चुके हैं। ठीक है, तो लिपि एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संकेत हमें उन लिपियों के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं। संकेत वाली लिपि है, साइन लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा मोहरे, हमें मोहरे बहुत सारी प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहर भी हमें मिट्टी पर और तांबे पर ये मोहरे प्राप्त हुई है। मिट्टी पर बनी हुई और तांबे पर बनी हुई मोहरे हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और मोहरों में एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की मोहर है, वो है यूनिकॉर्न की मोहर, एक श्रृंगी पशु की मोहर। मतलब हिरन जैसा एक जानवर है जिसकी एक सींग है, इसको एक श्रृंगी पशु कहा गया है और ये एक बड़ी विशिष्ट प्रकार की मोहर है। ऐसा माना जाता है कि ये सैंडो नदी का वाहक है। सैंडो नदी का प्रमुख जो वाहक होता है ना, उसको माना गया कि एक जो श्रृंगी पशु है ये परिकल्पनिक पशु है और ये सिंधु नदी का वाहक है, जो कि इस क्षेत्र के लिए बड़ा प्रमुख माना जाता था। लोग इसको एक देवता के तौर पर पूजा करते थे और उसका अंकन हमें दिखाई पड़ता है। और ज़्यादातर ये जो मोहर है ये हमको सिलखड़ी पर भी है। ये मोहर जो है हमको मिल रही है अपर एरिया से। अपर एरिया मतलब कैथेड्रल वाला जो दुर्ग वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ये हमें मिलती है, जिससे कि लोगों ने कहा कि ये जो मोहर है ये विशिष्ट वर्ग के लोगों की मोहर है। ठीक है, आप लोगों ने हाल ही में आई एक पिक्चर थी मोहनजोदड़ो, देखी होगी। उसमें सरमन जो हीरो रहता है वो मोहर लेके जाता है तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये उच्च वर्ग से, जो प्रमुख वर्ग है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो इसी तरीके से ये जो यूनिकॉर्न मोहर है ये ज़्यादातर हमको उच्च वर्गीय क्षेत्रों से ही मिलती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि प्रशासन या जो प्रमुख वर्ग के लोग हैं उनके पास ही ये मोहर रहती थी। ठीक है, और मोहरों का प्रयोग मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों के लिए या प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आभूषण भी बनाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी निर्माण इनके द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, आभूषणों में गले की माला, कान वाले कुंडल। अब ये जो माला है ये बीड्स से बनाई जा रही है। गुड़िया, इसमें मिट्टी की गुड़िया भी है। ठीक है, उनको बना करके ड्रिल करके सुखाया जा रहा था। और कार्लेनियन और जैस्पर अगेट जैसे पत्थरों की भी, दोनों तरीके की है। ठीक है, मिट्टी की भी है और पत्थर की भी है। सेलखड़ी वगैरह पत्थर है। ठीक है, इसके अलावा लाजवर्त है। ठीक है, मणिक जो है, मोती वगैरह, उनका प्रयोग भी इन आभूषणों को बनाने में किया जा रहा था। और गुजरात से
गुजरात बेसिकली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी इनको बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वहाँ से बहुत सारी साइट्स ऐसी है जहाँ से हमें ऐसे बीड्स को ड्रिल करके आभूषण बनाने की जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारी मात्रा में हमें सिलखड़ी की, माणिक्य की, विभिन्न प्रकार के पत्थरों की, जिसमें कार्डेनियन, जैस्पर, अगेट जैसे जो पत्थर है, उनको लाजवर्ट जैसे जो पत्थर है उनका प्रयोग किया गया है ऐसी बीड्स को बनाने में। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे नेकलेस, तांबे के बने हुए जो है हार हमें यहाँ से मिले हैं, जिन हारों में मुख्य रूप से आपके पीतल के मतलब पीपल के पत्ते का अंकन है, मछलियों के जो गल्स है, जो गल्फरे होते हैं उनका भी अंकन किया गया है। तो ये विशेष प्रकार के तांबे के बने हुए, कांसे के बने हुए जो है आभूषण हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा लिपस्टिक वगैरह के भी अवशेष मिले, ठीक है। चूहदड़ो नामक एक पूरा स्थल है, वहाँ से लिपस्टिक के भी अवशेष मिले। इसके अलावा कांसे का बना हुआ दर्पण भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। कंघिया वगैरह, हाथी दांत की बनी हुई कंघिया भी प्राप्त हुई। कंघिया कहाँ से मिले सर? ठीक है, विभिन्न स्थानों से मिले, बहुत सारे एरियाज है वहाँ से मिले, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोगों का जो अध्ययन का काम है वो डिस्क्रिप्टिव है। अगर यही आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाता, तब ये बताया जाता कहाँ कहाँ से मिली है, एक एक फिर पूरा स्थलों का नाम लिया जाता, ठीक है। कांसे का दर्पण, ठीक है। अब वो देखने से पता चलेगा कैसे दिखता है, कहीं रखा हुआ ठीक है। असल में ये कसरत है यार, ऐसे देखा जाए तो पानी से भी आप अपने आप को निहार सकते हैं, ऐसा बनेगा। और जो तांबा, ऐसे कैसे रहेगा? तांबा और कांसा होता है हल्का सा पीला थोड़ा रहता होगा ना, तांबा में पीला होता है, करिया और ये चांदी के जैसा होता है, मतलब उसका जैसा वर्क होता है, जिससे कि आप अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आभूषण संबंधी चीजें भी हमें यहाँ से मिल रही है। इसके अलावा उपकरण की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के अभी यहाँ पे जो प्लेट पर बने हुए उपकरण है वो यहाँ पर भी मिलते हैं। जो अपर मेसोलिथिक और मेसोलिथिक के हम लोगों को प्लेट पर बने हुए उपकरण मिलते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे उपकरण प्लेट के हमें इस इलाके से मिलते हैं। रोहरी चट पर बने हुए, रोहरी एक इलाका है पाकिस्तान में, वहाँ से पत्थर आ रहा था, चट है वो, बेसिकली वो भी चट है, और उस पत्थर से बने हुए बहुत सारे लघु पाषाण उपकरण हमें यहाँ से भी मिल रहे हैं। इसके अलावा हड्डी के बने हुए उपकरण, सीधों के बने हुए उपकरण, ठीक है, तांबे के बने हुए उपकरण, ऐसे बहुत सारे उपकरण हमें इन इलाकों से भी मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन की बात करें तो मिट्टी के बर्तन भी हमें बहुत सारी मात्रा में मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले, अलग अलग रंगों के मिले हैं, काले रंग के, लाल रंग के, भूरे रंग के, नारंगी रंग के। और इन बर्तनों में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इनका अलंकरण। इनके अलंकरण के आधार पर ही इनकी पहचान रफीक मुगल ने की थी कि ये पूर्व जो सैंधव संस्कृतियाँ हैं वहीं से ये आए थे, ठीक है। और उसमें जो सबसे विशिष्ट प्रकार का अंकन है वो है बैलों का अंकन, वृषभ। बैलों को उन बर्तनों के ऊपर बनाया जा रहा है, कहीं कहीं पर बैल को खींच करके लंबा कर दिया गया है, कहीं कहीं पर बैल को ऊंचा कर दिया गया है। लेकिन सैंधव सभ्यता में जब विकसित सैंधव आती है तब उसका एक पूरा यूनिफॉर्म वे दिखाई पड़ता है, एक प्रॉपर तरीके से उसको बनाया जा रहा था, ठीक है। बैलों का अंकन, मछली के गलफड़ों का अंकन, पीपल के पत्तों का अंकन, ठीक है, आड़ी तिरछी रेखाएं, सकेंद्री वृत्त, ऐसी बहुत सारे प्रकार का अलंकरण हमें विभिन्न रंगों में इस सैंधव सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में दिखाई पड़ता है। मिट्टी के बर्तनों में भी कई कैटेगरीज रही है, जैसे कि टेराकोटा वाले मूर्तियां हैं, वैसे महीन आकार के मिट्टी के बर्तन भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं जो कि तेज गति की चाक पर निर्मित किए गए हो, ठीक है। तो विस्तृत मिट्टी के बर्तन हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी ये कला वाली सारी विशेषता है। इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक हमको विशेषताएं भी दिखाई पड़ती हैं। समय हो गया क्या? तो नेक्स्ट बात अभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष के बारे में बात करें।